अगर मैं आपको ये बताऊं कि कनाडा की गवर्नमेंट क्या सोचती है डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो हो सकता है कि ये बात सुनकर आप चौंक जाएं और फिर भगवान से प्रार्थना करें कि भारत सरकार। एक मिनट, ये सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले Starbucks Factor. One venti vanilla latte with 2 extra shot of espresso and 1 extra pump of vanilla, please. Okay, perfect. Anything else? No, that should be it. Thank you so much. Thanks for the coffee. Nice. ऑलराइट, नमस्कार, संदीप है और क्रिप्टो वन हिंदी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कनाडा की गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या सोचती है, अपने सिटीजन्स को क्या बताती है इनके बारे में, और क्या किसी भी देश को ऐसा करना चाहिए या नहीं। अब कनाडा गवर्नमेंट के बारे में कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से अच्छा कौन बता सकता है। तो अब चलते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट canada.ca में और देखते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट क्या भसड़ फैला रही है क्रिप्टो करेंसी के बारे में या फिर अवेयरनेस। तो ये है कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट और हम इनके फाइनेंशियल कंज्यूमर एजेंसी ऑफ कनाडा सेक्शन में। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये आपको बताते हैं कि डिजिटल करेंसी है क्या। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो साफ बोल रहे हैं, डिजिटल करेंसी इज इलेक्ट्रॉनिक मनी, इट्स नॉट अवेलेबल एज बिल्स और कॉइन्स। क्रिप्टो करेंसीज आर टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी क्रिएटेड यूजिंग कंप्यूटर एल्गोरिथम्स। द मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी इज बिटकॉइन। तो मतलब इनको पता है कि डिजिटल करेंसी होती क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे बनती है और सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी कौन सी है। इसके बाद आगे जाके देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं उसके बारे में। नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सच एज सेंट्रल बैंक क्रिएट्स डिजिटल करेंसीज। डिजिटल करेंसीज आर बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर या फिर P2P नेटवर्क। The peers in this network are the people that take parts in digital currency transaction and the computer make up the network। बिल्कुल सही है। तो अब अगर देखा जाए तो इन्होंने एक जिम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह अपने सिटीजन जो भी canada.ca की वेबसाइट में आएगा उनको बताया है कि डिजिटल करेंसी क्या होती है, कैसे बनती है। इसके बाद इन्होंने बताया है कि यूजिंग डिजिटल करेंसी, कि आप डिजिटल करेंसी को कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या बोलते हैं ये। यू कैन यूज डिजिटल करेंसी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट एंड स्टोर्स दैट एक्सेप्ट डिजिटल करेंसीज। यू मे ऑल्सो बाय एंड सेल डिजिटल करेंसीज ऑन ओपन एक्सचेंजेस called digital currency or cryptocurrency exchanges. An open exchange is similar to a stock market. तो इन्होंने उसके बाद आपको बताया है कि आप डिजिटल करेंसी को कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हैं और कहाँ से बाय और सेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने इसकी तुलना स्टॉक मार्केट के साथ भी की है। मतलब इनको पता है कि ये क्या बोल रहे हैं। अब मैं यहाँ पर किसी और गवर्नमेंट की तुलना नहीं करूँगा, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि भारत सरकार आज नहीं तो कल अपनी वेबसाइट में जो भी रेलेवेंट वेबसाइट इसके लिए बनेगी वहाँ ये सब चीज़ पोस्ट करेगी। क्योंकि देखो यहाँ पे इस चीज़ के लिए मेरे इस वीडियो को डिसलाइक मत करना, बुरा मत मानना। भारत सरकार को बहुत सारे जगह में लोगों के पीछे चलने की आदत है और होपफुली यहाँ भी ऐसा ही होगा कुछ टाइम बाद, एटलीस्ट ये मेरी आशा है। उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट बोलती है टू यूज डिजिटल करेंसीज यू नीड टू क्रिएट अ डिजिटल करेंसी वॉलेट टू स्टोर एंड ट्रांसफर डिजिटल करेंसीज। ये आपको आपके डिजिटल करेंसी के वॉलेट के बारे में भी बताते हैं। मतलब ये अवेयरनेस फैला रहे हैं, भसड़ नहीं। उसके बाद ये आपको आपकी पब्लिक की, जो कि आपका वॉलेट एड्रेस होता है, प्राइवेट की जिससे आप अपने पैसों को खर्च कर सकते हैं, उसके बारे में बताते हैं। आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इसकी जिस्ट है ये है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है डिजिटल करेंसीज आर नॉट अ लीगल टेंडर। अब करते हैं इसके बारे में बात। तो बहुत बार ये बोला जाता है कि अगर क्रिप्टो करेंसी किसी देश में लीगल टेंडर नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो इलीगल है। ऐसा नहीं होता। लीगल टेंडर की एक परिभाषा होती है और अच्छा ये होता है
कि अगर किसी बंदे को या पब्लिक को नहीं पता कि लीगल टेंडर क्या होता है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको लीगल टेंडर या ऐसी कोई भी डेफिनेशन जो अपनी वेबसाइट में यूज करते हैं उसके बारे में अपनी जनता को आसान भाषा में समझाना। अब अगर गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही तो ये काम हमको ही करना पड़ेगा और ये काम हम करेंगे कैनेडियन वेबसाइट की मदद से जो कि इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ताकि ये ना लगे किसी को कि मैं बातें सिर्फ हवा में बना रहा हूँ यहाँ पर और कुछ प्रूफ नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल करेंसी सच एज बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट लीगल टेंडर इन कैनेडा, ओनली द कैनेडियन डॉलर इज कंसिडर्ड ऑफिशियल करेंसी इन कैनेडा। मतलब कहने का ये है कि किसी भी देश की लीगल टेंडर उस देश की ऑफिशियल करेंसी होती है। और इसके बाद ये कहते हैं द करेंसी एक्ट डिफाइंस लीगल टेंडर। लीगल टेंडर इज डिफाइंड एज बैंक नोट्स इशूड बाय द बैंक ऑफ कैनेडा अंडर द बैंक ऑफ कैनेडा एक्ट, कॉइन्स इशूड अंडर द रॉयल कैनेडियन मिंट एक्ट। तो ये दो बातें होनी चाहिए किसी भी करेंसी को कनाडा में लीगल टेंडर बनने के लिए, और ये सारी बातें फुलफिल करता है कैनेडियन डॉलर। तो इसका ये मतलब कहीं से कहीं तक नहीं होता कि क्रिप्टो करेंसी कनाडा में इलीगल है। अगर ऐसा होता तो कैनेडियन गवर्नमेंट इस बात को साफ साफ कहती, जैसे कि बाकी बातें यहाँ पे कह रखी हैं। इसके बाद ये लोग जाते हैं और हमको बताते हैं कि बिटकॉइन एटीएम क्या होते हैं, जो कि बहुत ही मस्त जबरदस्त चीज है। यहाँ पर एक बात मुझको बहुत मस्त जबरदस्त लगी और वो ये है कि ये तो बताते हैं कि बिटकॉइन एटीएम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल दे आर वेंडिंग मशीन्स दैट अलाउ यू टू इंसर्ट कैश इन एक्सचेंज फॉर बिटकॉइंस एंड इन सम केसेस बिटकॉइन फॉर कैश। तो ये बताते हैं कि चलो ठीक है, बिटकॉइन एटीएम में आप कैश डालते हो बिटकॉइन मिलता है, बिटकॉइन को करते हो तो कैश मिलता है, सही है, सिंपल सी बात है। लेकिन ये यही बोलते हैं you may be charged a transaction fee for using a Bitcoin ATM. Shop around as exchange fee vary and you may be able to get lower rates elsewhere. मतलब ये बोलते हैं कि बिटकॉइन ट्रांजेक्शन फीस एटीएम में ज़्यादा मतलब वेरी कर सकती है, इसलिए शॉप अराउंड करो, मतलब 2-3 एटीएम में जाकर देखो। अगर आपको याद हो तो जब मैंने बिटकॉइन एटीएम में बाय एंड सेल का वीडियो बनाया था तो एक जगह 15% फीस थी और एक जगह 2%। तो ये भी बोल रहे हैं कि जहाँ भी आपको अच्छा रेट मिले आप वहाँ से जाके बिटकॉइन एटीएम को यूज़ करिए। सिंपल है, मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की वेबसाइट आपको बताती है कि बिटकॉइन एटीएम मशीन काम कैसे करती है। तो कहने मतलब यह है कि अगर आपने आज से पहले कभी बिटकॉइन एटीएम यूज ना किया हो तो इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ के भी आप बिटकॉइन एटीएम मशीन यूज करने जा सकते हैं। एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। अब बात करते हैं कि जब ये सारी बातें कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है तो फिर इसके ऊपर टैक्स रूल्स क्या है। तो अगर आप थोड़ा नीचे आए तो आपको दिखेगा हाउ टैक्स रूल्स अप्लाई टू डिजिटल करेंसी। टैक्स रूल्स अप्लाई टू डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग दोज मेड विद क्रिप्टो करेंसी। यूजिंग डिजिटल करेंसी डज नॉट एग्जेम्प्ट कंज्यूमर फ्रॉम कैनेडियन टैक्स ऑब्लिगेशन। मतलब कहने का है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कर रहे हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये बात साफ कह रहे हैं, मतलब कुछ छुपा के नहीं रख रहे हैं कि लगेगा नहीं लगेगा, लीगल है इलीगल है। और उसके बाद बोलते हैं दिस मीन्स डिजिटल करेंसी आर सब्जेक्ट टू द इनकम टैक्स एक्ट। जो भी कनाडा का इनकम टैक्स एक्ट है ये उसके अंतर्गत आती हैं, पर कैसे आती हैं अब ये उसके आगे बोलते हैं। बाइंग गुड्स और सर्विसेज यूजिंग डिजिटल करेंसी। गुड्स परचेज यूजिंग डिजिटल करेंसी मस्ट बी इंक्लूडेड इन द सेलर्स income for tax purposes. GST, HST also applies on the fair market value of any goods or services you buy using digital currency. मतलब कहने का यह है कि जो सेलर है जो भी डिजिटल करेंसी में चीज़ को बेच रहा है वो इनको एज अ इनकम दिखाएगा और उसी के हिसाब से टैक्स पे करेगा। सिंपल सा है। उसके बाद बाइंग एंड सेलिंग डिजिटल करेंसी लाइक अ कमोडिटी। When you file your taxes, you must report any gain or losses from selling or buying digital currency. तो जब भी आपने टैक्स भरते हो तो जो भी आपको फ़ायदा नुकसान हुआ डिजिटल करेंसी खरीद के वो आप एंटर करेंगे अपने टैक्स फॉर्म में। तो साफ साफ को बता रहे हैं कि एक टैक्स रूल भी है या इनकम टैक्स रूल भी है जो कि डिजिटल करेंसी को भी इंक्लूड करता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसका साफ सा मतलब ये है कि कनाडा में लीगल है और हो सकता है कि बहुत जल्दी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मतलब कभी भी, आप समझ रहे हैं, हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट भी ऐसा कोई रूल लेके आए ताकि उनको भी एक अच्छा टैक्स मिले, हम भी बेधड़क बेझिझक क्रिप्टो करेंसी में डील कर सके। हो सकता है ऐसा, पर आपको हमको साथ रहना है, अपनी आवाज़ें बीच बीच में उठाती रहनी है, गवर्नमेंट को उठाना है। पर एनीवे, उसके बाद इतना ही नहीं, ये भी बोलते हैं कि डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करने के रिस्क क्या क्या है। देखो, ऐसा नहीं कि आप किसी के बारे में अच्छा बोलोगे, रिस्क है तो रिस्क बताओगे और बताना चाहिए। तो ऐसे जिम्मेदार गवर्नमेंट के हिसाब से, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के हिसाब से ये क्रिप्टो करेंसी से या डिजिटल करेंसी से जुड़े हुए रिस्क को भी बताते हैं। जैसे कि
यू मे हैव फेवर प्रोटेक्शन की जो आपके पास प्रोटेक्शन है बैंक की तरह ना हो, एक बार ट्रांजेक्शन हो गया तो हो गया, जो कि हम जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए। उसके बाद योर डिपॉजिट इज़ नॉट इंश्योर्ड, ये भी है। उसके बाद योर इन्वेस्टमेंट में भी हाई रिस्क, ये हम सब जानते हैं क्योंकि बहुत ही वोलेटाइल है। अगर हम बात करें बिटकॉइन या इथेरियम की, तो जितने भी रिस्क हैं ये एक एक करके यहाँ पे ले डाउन करते हैं, आपको समझाते हैं, मतलब अपनी कैनेडियन सिटीजन को समझाते हैं कि ठीक है क्रिप्टो करेंसी इलीगल नहीं है, आप इसको यहाँ बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, और ये उससे जुड़ी हुई रिस्क है। इसके साथ साथ ये आपको टिप्स देते हैं अपनी डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करने के लिए, जैसे कि प्रोटेक्ट योर वॉलेट, take steps to protect your wallet, keep your wallet and any backup in safe place, encrypt your wallet using encryption software, encrypt any copies you make or online backups। ऐसे करके ये आपको आपके वॉलेट को सेफ रखने के टिप्स भी देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारा क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट बहुत ही सिक्योर होना चाहिए और अपना रिकवरी फ्रेज या अपना सीड हमें किसी और को नहीं देना चाहिए। तो अगर आपने आज से पहले कभी क्रिप्टो करेंसी यूज़ नहीं की, मान लीजिए, तो आपको यहाँ पर टिप्स भी मिलती हैं कि आप अपने वॉलेट को, अपनी क्रिप्टो करेंसी को, अपने डिजिटल करेंसी को कैसे सेफ रख सकते हैं। उसके बाद नो द मर्चेंट्स रिफंड रिटर्न एंड डिस्प्यूट पॉलिसी, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ को अपने क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं या बाय करते हैं तो उसको आप डिस्प्यूट कर सकते हैं अगर आपको चीज़ खराब मिली या नहीं मिली, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा नहीं होता। तो ये आपसे बोल रहे हैं कि जहाँ से भी आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं क्रिप्टो करेंसी की मदद से, तो वहाँ की जो भी डिस्प्यूट पॉलिसीज़ हैं, जो भी रिफंड पॉलिसीज़ हैं, उसको समझ लीजिएगा एक बार। क्यों? क्योंकि एक बार आपने किसी क्रिप्टो करेंसी भेजी तो उसका आना नामुमकिन है। वो अलग बात है कि वो आपको वापस भेज दे, लेकिन कोई तरीका नहीं आपके पास अपनी क्रिप्टो करेंसी को वापस लेने का। ये समझा रहे हैं आपको। वेट फॉर मल्टीपल कन्फर्मेशन बिफोर कंप्लीटिंग अ ट्रांजेक्शन। देखो ऐसा होता है कितने बार हमें लगता है कि एक दो कन्फर्मेशन में ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मार्केट में ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो एक कन्फर्मेशन के बाद भी आपके ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप बोलो तो मैं वीडियो बना सकता हूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ भाई एक कन्फर्मेशन हो गया, 2-3 भी हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास हमारा बिटकॉइन आ गया फॉर एग्जाम्पल। ऐसा नहीं होता। तो ये बता रहे हैं आपको, इनको यही पता है कि ऐसे ट्रांजेक्शन रिवर्स हो सकते हैं एक कन्फर्मेशन के बाद। तो ये बोल रहे हैं कि वेट फॉर मल्टीपल कन्फर्मेशन बिफोर कंप्लीटिंग अ ट्रांजैक्शन, मतलब जब तक आपके वॉलेट में बिटकॉइन या कोई भी करेंसी ना आ जाए, सिर्फ कन्फर्मेशन मत जाइएगा, जब तक ना आ जाए तब तक अपनी तरीके से कोई भी चीज़ को रिलीज़ मत करिएगा। देखो अच्छी टिप है यार, मतलब इस चीज़ के बारे में कि ये जो ट्रांजेक्शन है एक दो कन्फर्मेशन का रिवर्स आता है, इस चीज़ के बारे में मुझे पिछले साल ही पता चला। उससे पहले शायद मैं भी एक कन्फर्मेशन के बाद अगर कोई चीज़ बेच रहा होता तो रिलीज़ कर देता, लेकिन अच्छी बात है अगर आप नए हैं तो बहुत ही मतलब खजाना है ज्ञान का। अंडरस्टैंड व्हाट द एक्चुअल कॉस्ट वुड बी, फाइंड आउट इफ देयर इज एनी मार्कअप और द फीस, फाइंड आउट व्हाट विल हैपन इफ द रेट चेंजेस बिफोर द एक्सचेंज इज कंप्लीटेड। देखो कितनी अच्छी बात बताई इन्होंने कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपसे एक बिटकॉइन 8 लाख में खरीदूंगा फॉर एग्जांपल, या 7 लाख में, जो भी है 10 लाख में खरीदूंगा, लेकिन उसके ऊपर हो सकता है कि मैं ये ट्रांजेक्शन फीस वो ट्रांजेक्शन फीस लगा दूं, तो हो सकता है कि जो 8 लाख का मैं बिटकॉइन आपसे खरीदूंगा, मतलब आपको जिसके 8 लाख मिलने चाहिए, हो सकता है 7.5 लाख मिले, हो सकता है 7 लाख मिले। तो जब भी आप किसी भी ट्रांजेक्शन में डील करते हैं तो मेक श्योर कर लीजिए कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होंगे, ये बोल रहे हैं। उसके बाद थिंक अबाउट द फ्यूचर, consider what will happen if you fall ill or die and can no longer access your wallet. If no one knows the location and password of your wallet, when you're gone, the funds can be recovered. Consider having a backup plan for your peer and family. यही बात शायद मैंने कल के लाइव में भी आपसे कही थी कि ठीक है आपकी रिकवरी फ्रेज, आपका सीट किसी को पता नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आपके नियर एंड डियर है। जैसे मान लीजिए अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ को पता हो, अगर आप अभी शादी नहीं हुई तो आपके मम्मी पापा जिसमें भी आपको ट्रस्ट है आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिनको आपका रिकवरी फेस पता होना चाहिए, तभी जब आप उसमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ताकि वो कुछ ऐसा भगवान ना करे कभी ऐसा हो। लेकिन अगर ऐसा हो गया अचानक से तो उनके पास उन फंड्स को रिट्रीव करने का कोई ऑप्शन हो। तो ये था कि कनाडा की गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी के बारे में क्या सोचती है। होपफुली इंडियन गवर्नमेंट भी ऐसा ही कुछ लागू करेगी, बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करेगी, ताकि हम लोग जो डर डर के जीते हैं कभी कभी कि अरे नया बिल आने वाला है, अरे गवर्नमेंट बैन कर देगी, भागो भागो भागो, बेचो 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 शायद इससे बच जाए हम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने भाइयों दोस्तों के संग शेयर भी कर सकते हैं, और हाँ अगर आज आपका भाई चैनल में तो आप क्रिप्टो पॉइंट हिंदी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही एजुकेशनल अवेयरनेस और पैसे कमाने वाले वीडियोस मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर,
and be safe.